ग्रंथियां, इनको बोलते हैं इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि तंत्रिका तंत्र क्या है, कोशिकीय क्रियाओं का नियमन करता है, लेकिन केवल तंत्रिका तंत्र ही कोशिकीय क्रियाएं नियंत्रित नहीं कर सकता। इसके लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? अंतःस्रावी ग्रंथियों की। ऐसी ग्रंथियां होती है जो अपने हार्मोन के उत्पाद को मनुष्य के शरीर में सीधा रक्त में छोड़ती है। तो देखते हैं आगे इनकी खोज, इन ग्रंथियों की खोज थॉमस एडिसन ने की थी। थॉमस एडिसन ने की थी। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली अंतःस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, और दूसरा होता है बहिस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी होती है और बहिस्रावी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी का भी कार्य करती है और बहिस्रावी का भी कार्य करती है। ऐसी ग्रंथि होती है अग्नाशय। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रंथि के बारे में जो बेसिक विश्वास है वो ग्रंथियां कौन कौन सी होती है मनुष्य के शरीर में। सबसे पहले मास्टर ग्रंथि, कौन सी? पीयूष ग्रंथि। दूसरी होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तीसरी होती है पीनियल काय, पीनियल काय। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। पांचवी पैराथायराइड, पैराथायराइड। छठी होती है अधिवक्त ग्रंथि, इसको बोलते हैं इसमें अधिवक्त ग्रंथि। अभी अग्नाशय अंतःस्रावी होती है और बहिस्रावी ग्रंथि। इसका क्या मतलब हुआ कि अंतःस्रावी के रूप में अग्नाशय में कौन से दो हार्मोन पाए जाते हैं? इंसुलिन हार्मोन, दूसरा हार्मोन ग्लूकेगोन, और बहिस्रावी के रूप में अग्नाशय में कौन से पाए जाता है? पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम से पाए जाते हैं। ये सबसे इंपोर्टेंट ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। और सातवीं ग्रंथि होती है अपने वृषण, आठवीं अंडाशय। तो अब आगे के बाद में हम इन ग्रंथि के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है अपने कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि की क्या विशेषता होती है कि हमारे शरीर में, हमारे अग्र मस्तिष्क में कहां पाई जाती है? आगे के भाग में पाई जाती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शरीर में होने वाले अन्य ग्रंथियों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। पहला एडिनो हाइपोसिस और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोसिस। न्यूरो हाइपोसिस। एडिनोहाइपोसिस कहां पाया जाता है? अग्रभाग में, मस्तिष्क के अग्रभाग में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं बेसिकली। पहला भाग एडिनोहाइपोसिस, दूसरा न्यूरोहाइपोसिस। ये पहला भाग अग्रभाग होता है मस्तिष्क में, कौन से में? अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। और न्यूरोहाइपोसिस पश्च भाग होता है,
पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। अब इस पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या क्या है? पीयूष ग्रंथि शरीर में होने वाले हार्मोनों को क्या करती है? निर्माण करती है, उनको स्रावित का कार्य करती है। जैसे यह ग्रंथि शरीर में अन्य हार्मोनों का निर्माण करती है और इनका क्या करती है? स्रावन करती है। जैसे वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? वृद्धि हार्मोन जिससे शरीर की वृद्धि होती है वो होता है सोमेटोट्रोफिन। परीक्षा में आमतौर पर पूछा जाता है कि ऐसा हार्मोन जो शरीर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है वो हार्मोन होता है सोमेटोट्रोफिन। दूसरा थायराइड हार्मोन, तीसरा वैसोप्रेसिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन जो मनुष्य के लैंगिक लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रण करता है। इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि के कार्य कौन से होते हैं कि ये हार्मोनों को क्या करता है? स्रावित करती है, हार्मोनों को उत्पन्न करती है। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया आपका पीयूष ग्रंथि। ये इसकी आकृति क्या होती है? मटर के दाने के आकार की इसकी आकृति होती है और मस्तिष्क के अग्रभाग में पाई जाती है। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है? एडनोहाइपोफाइसिस जिसको अग्र मस्तिष्क का भाग बोला जाता है और दूसरा पार्ट होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसको पश्च मस्तिष्क का भाग पाया जाता है। अब आता है आपका दूसरा हार्मोन हाइपोथैलेमस। और पीयूष ग्रंथि का जो दूसरा मुख्य कार्य ये है, ये आगे की बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि का दूसरा मुख्य भाग दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। ये एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। हाइपोथैलेमस के द्वारा सूचना प्राप्त होती है। किसको? पीयूष ग्रंथि को। हाइपोथैलेमस के द्वारा सूचना प्राप्त करके पीयूष ग्रंथि हार्मोनों का स्रावन का उत्पादन करती है। हार्मोनों का स्रावन व उत्पादन करती है। ये तो हो गया आपकी पीयूष ग्रंथि। अब आता है आपका कौन सा हार्मोन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की जो अवस्थिति होती है वो होती है मटर के पीयूष ग्रंथि के पीछे भाग में हाइपोथैलेमस पाया जाता है। हाइपोथैलेमस इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य ये होता है कि ये क्या करता है? सूचना देता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को सूचना देता है। किसको सूचना देता है? पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि इसके बाद में क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है पीयूष ग्रंथि को। इसका जो दूसरा कार्य क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि से आने वाले हार्मोनों को क्या करता है? ये एक तो क्या करता है? कंट्रोल करता है, निरोधी बढ़ाता है। दूसरा मोचक। पीयूष ग्रंथि से आने वाले जो हार्मोन कई बार क्या होता है? पीयूष ग्रंथि हार्मोनों का अतिस्राव कर देती है, जिसको क्या करता है? कम कर देता है। और कई बार क्या होता है? पीयूष ग्रंथि हार्मोन का कम स्राव कर देती है तो ये क्या करता है? उनको बढ़ा देता है। क्योंकि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले हार्मोनों को गति प्रदान करता है। गति प्रदान करता है। और दूसरा उनको धीमे करता है। उनको जिससे स्राव की प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू रहेगी, उनको
गति प्रदान करता है। ये क्या है, हाइपोथैलेमस के कार्य होते हैं। अब आता है कौन सी ग्रंथि आपकी, पीनियल कार्य। पीनियल कार्य, पीनियल कार्य इसको बोलते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है, दूसरा इसका रूप जैविक घड़ी। जैविक घड़ी, जैविक घड़ी क्यों बोलते हैं इस ग्रंथि को, क्योंकि एक मनुष्य के निश्चित समय की जो दिनचर्या होती है उसको क्या करती है, एक्टिव करती है। कैसे सक्रिय करती है। किसी मनुष्य को क्या होता है, समय पर भूख लगती है, प्यास लगता है, समय पर उसको नींद आती है। हो सकता है टाइम के अभाव में, समय के अभाव में क्या होता है, आगे पीछे हो जाए। लेकिन ग्रंथि निश्चित समय पर मनुष्य की नींद तोड़ देती है। निश्चित समय पर उसको भूख लगना प्रारंभ हो जाती है। निश्चित समय पर उसको क्या, प्यास लगना प्रारंभ होता है। ये मनुष्य के शरीर में घड़ी है जो बताती है मनुष्य के दिमाग को, गया वो उसको क्या करता है, जैविक घड़ी। यह मनुष्य के दैनिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। और ये क्यों नहीं, कैसे इसका कंट्रोल होता है, ये कौन सा हार्मोन स्राव करती है, मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। बस इसका आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी घड़ी है मनुष्य के शरीर को नियमन करती है, उनके दैनिक रूटीन उसका बनाती है। जैविक घड़ी जिसको बोलते हैं पीनियल कार्य को, उसको होल्पी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इसको होल्पी ग्लैंड्स ग्रंथियां भी बोलते हैं। ये तो हो गया आपकी ग्रंथि। और अब आता है आपका चौथा हार्मोन, अग्नाशय हार्मोन। अग्नाशय हार्मोन इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैंक्रियास ग्लैंड्स। अग्नाशय हार्मोन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अग्नाशय ग्रंथि। क्यों, इसकी क्या है, ये मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित कैसे होती है, क्योंकि ये क्या होती है, अंतःस्रावी होती है और बहिस्रावी भी होती है। क्योंकि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। अंतःस्रावी की बात करें तो अंतःस्रावी क्या क्या आता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन के बारे में आप आगे बढ़ेंगे, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन सुना है मैंने नाम, डायबिटीज मधुमेह का। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, डायबिटीज मधुमेह। यह बीटा कोशिका लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट चीजें ये। दूसरा है आपका ग्लूकेगॉन। ये क्या करता है, ये अल्फा लैंगरहैंस की, लैंगरहैंस की द्वीप की कोशिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीप की कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। भाई कार्य क्या होते हैं, इसका जो पहला कार्य कौन सा होता है, इसका कार्य इंसुलिन का काम कौन सा कार्य होता है, ये मनुष्य के शरीर में क्या होती है, शर्करा, जिसको बोलते हैं इसमें ग्लूकोज। शर्करा क्या होती है हिंदी में, ग्लूकोज। इसको क्या करता है, किसमें चेंज करता है, ग्लाइकोजन में। और ये इससे उल्टा कार्य करता है, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को किसमें चेंज करता है, ग्लूकोज में चेंज करता है। ग्लूकोज में
चेंज में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। इंसुलिन की मात्रा शरीर में अगर कम स्ट्रेंथ हो तो क्या हो जाता है, मनुष्य के शरीर में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे क्या होता है, मधुमेह इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज हो जाता है। तो ये आपका हो गया अग्नाशय। और अब आता है आपका एड्रिनल ग्रंथि। अब आती है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? इस ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? 3F ग्रंथि भी बोला जाता है। 3F पहले आपका क्या मतलब होता है? फ्लाइट, मतलब भाग जाना। दूसरा का मतलब फाइट, तीसरे का मतलब फेस। तो जब कोई ये ग्रंथि कब सक्रिय होती है? ये ग्रंथि तब सक्रिय होती है जब इंसान को ये लगता है कि उसको कुछ करना चाहिए, उसकी जो शरीर की क्षमता होती है, जैसे कोई शेर आता है, शेर आता है, अपने के मन में क्या होता है? डर फील होता है, डर भी फील होता है, क्योंकि कौन सी ग्रंथि सक्रिय हो जाती है? एड्रिनल ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, जिससे मनुष्य के शरीर में किसी विपरीत परिस्थिति में मस्तिष्क को सूचना जाती है कि अब इंसान को क्या करना है, फ्लाइट, फाइट और फेस, भाग जाओ। फाइट मतलब लड़ना, फेस मतलब सामना करना। अब है इसका यह दो भागों में बटी रहती है, बटी रहती है। पहला भाग एड्रिनल या नॉन एड्रिनल, हिंदी में बोलते हैं इनको क्या? अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। अब इनका कार्य समझिए आप। कार्य क्या होता है एड्रिनल ग्रंथि का? कौन सा कार्य होता है अधिवृक्क ग्रंथि का? कि ये क्या करती है? डर के समय में, विपरीत परिस्थिति में, संकट के समय में क्या करती है? मनुष्य के शरीर में गतिविधि को तेज करती है। जैसे हृदय की धड़कन बढ़ जाए, सामने कोई शेर आ जाए तो क्या होता है? मनुष्य के शरीर में हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इसमें कौन सा कार्य होगा? धड़कन को बढ़ाना, पुतलियों को चौड़ा करना, ये दोनों आंखों को चौड़ा करना, लेकिन इसकी विपरीत कार्य करती है। अगर ये क्या करती है? हृदय की धड़कन को बढ़ाती है, तो नीचे वाली क्या करती है? हृदय की धड़कन को कम करती है। इस प्रकार से दोनों ग्रंथियां क्या करती है? आपस में समन्वय करती है, दोनों कंट्रोल करती है। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में विपरीत परिस्थितियों में यह ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और दो प्रकार के हार्मोनों को क्या करती है? ये स्रावन करती है, और दो प्रकार के हार्मोनों का स्रावन करती है। कौन कौन से हार्मोन हो गए? पहला हार्मोन एड्रिनल हार्मोन, दूसरा नॉन एड्रिनल। एड्रिनल हार्मोन का कौन सा कार्य होता है? ये क्या करता है? ये किसी भी चीज को बढ़ाता है। जैसे हृदय की धड़कन को बढ़ा दिया, संकट काल देखते क्या होता है? हृदय की धड़कन को मैसेज करके बढ़ा देता है, अपनी आंखों की जो पुतली होती है इनको चौड़ा कर देता है। या और ये नॉन एड्रिनल क्या करती है कि जो इसका जो किया हुआ कार्य उसको क्या करती है? कम करती है, जिससे क्या शरीर का समन्वय बना रहे। आई बात समझे? तो ये तो हो गया एड्रिनल ग्रंथि की सबसे इंपोर्टेंट चीज। 3F ग्रंथि इसको बोलते हैं, और ये क्या करती है? संकट के समय में क्या करती है? एक्टिव हो जाती है।
अब आती है आपकी कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। तो आज के चैप्टर में जो ग्रंथियां है, इनके जो बाद की ग्रंथियां, इनके जो अगले टॉपिक है वो आप अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।